Hi Arshit, thank you so much for joining us on Bliss Business. It's a pleasure to have you. सेम है। Awesome. Let's start. So Harshit, tell us a little bit about yourself first. सर मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ और ग्रेटर नोएडा में मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है Mm-hmm. और मेरी ग्रेजुएशन भी यहीं से हुई है। Huh? तो जब मैंने ग्रेजुएशन यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी से करी तो थोड़ा उसमें बीच में 3 महीने का कोर्स बाहर से भी था, यूनिवर्सिटी ऑफ लुधियाना से। वहां से फिर जब हुआ कंप्लीट, थोड़ा बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा था 2018-19 में। तो मेरी जरूरत बिजनेस को, कॉलेज में टाइम कम गया तो लास्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट होते थे, तो 9 में से 6 सब्जेक्टों में डिवाइड कर दिया गया अटेंडेंस की। फिर वो मैंने फिर कभी वो पेपर भी नहीं, तो कुल मिला के डिग्री नहीं आई ग्रेजुएशन की। 2 सेमेस्टर, शुरू के 2 ईयर अच्छे खासे गए, अटेंडेंस भी पूरी थी, पास भी सब में हो गया। वो लास्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया सब। अच्छा। तो फिर अपने बिजनेस में आ गए मैं 2018 में। 2018 में मेरे फादर ने मुझे एक केमिकल यूनिट लगवाई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वो मैंने संभाली 1 साल। 1 साल के बाद वो ऑटो मोड पे आ गई। जितनी उसकी प्रोडक्शन थी, फुल सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था उस। ठीक है। तो नोवामैक्स में करते क्या हो आप लोग? थोड़ा समझाइए। एयर कूलर्स बन जी। तो कहाँ पे है सेटअप, इसका क्या स्केल है अभी, क्या मतलब? नोवामैक्स हमने शुरुआत 2019 में करी थी, इनकॉर्पोरेशन इसका 2018 में हुआ था। अच्छा। शुरुआत करने का पीछे एक मकसद इसका ये था कि हमने भी कूलर घरों में यूज करे हैं और काफी समय से यूज कर। तो एक मार्केट में थोड़ा सा गैप ये नजर आया कि या तो बाजार में बहुत हाई प्राइस के एयर कूलर अवेलेबल थे जो बड़े ब्रांड्स के थे, या फिर लो प्राइस के कूलर अवेलेबल थे। लो प्राइस भी हाई प्राइस से थोड़ा कम, पर क्वालिटी कुछ नहीं थी उनकी। सपोज कोई बिग ब्रांड का कूलर अगर 17,000 का है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लोअर क्वालिटी कूलर वो 10,000 का है, पर वो 10,000 भी वर्थ नहीं। अच्छा। तो हमने इसके पीछे एक आइडिया हमने ये था कि एक अच्छा प्रोडक्ट, ब्रांडेड कूलर, और एक कस्टमर बजट में हम लाते हैं। तो तो ये क्या? हमारा कूलर, मैं आपको प्राइस, दो प्राइस है। एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का प्राइस है, एक रिटेल का प्राइस है जो इन एंड कंज्यूमर को पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस तो हमारा शुरू हो जाता है 4,000 से लेके 11,000 तक। अच्छा। और रिटेल में जो बिकता है वो 5,000 से लेके 20,000 तक, 25,000। तो अभी इसमें आप कितने बेच पा रहे हो फिर? मार्केट हम, मैं सेल्स तो मैं खुद ही देखता हूँ कंपनी की। हाँ। मार्केटिंग हमने शुरू में तो जब 2019 में लगी, कस्टमर बेस नहीं था, नया प्रोजेक्ट था, नई कंपनी थी। पर जैसे मैंने भी आपको बताया, हमने क्वालिटी पे शुरू से थोड़ा ध्यान दिया। हाँ। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का था, हम कुछ इनोवेटिव भी हम प्रोडक्ट लाए थे जो अब से पहले कूलर में थे नहीं। हमने कुछ इनोवेशन करी थी कूलर में। तो वो, जैसे? जैसे हमने कूलर में नॉन ब्रेकेबल कूलर बॉडी हमने इंट्रोड्यूस करी थी। उससे अच्छा। पहले अगर आप कूलर लेते हो तो बॉडी 2 साल में, 3 साल में टूट जाती है, क्रैक आ जाता है। हमने ये लाया था कि हमारी कूलर की बॉडी टूटेगी नहीं, अनब्रेकेबल है। अब दूसरा हमने उसमें ये इनोवेशन लाए थे, हम जो इसमें पंप यूज होता है, तो जहाँ खारे से खारा पानी है, सपोज हमने उसकी टेस्टिंग कीचड़ में करी थी, मतलब मड में, बिल्कुल वो खारे से खारे पानी में भी चल सके। मतलब काफी। ये हमने काफी आरएनडी करी। हमने ये सोच थी, मैं इसके पीछे सोच एक, तो वो हमने वो कूलर जब तक हमारे घर में चला, जब तो, और पर हालांकि इसमें बीच में 3-4 बारी मोटर चेंज हुई, 2-3 बारी पंप चेंज हुआ, एक जगह रखा हुआ था। तो मकसद यही था कि हम एक ऐसा कूलर बनाए जो 30 साल चले, जिसमें ना मोटर चेंज हो ना पंप चेंज। सर सेल ना, सेल होती है ना हिंदुस्तान में, सेल बहुत, मान के चलो एक साल में इंडिया में लगभग 4 करोड़ कूलर बिकता 4 करोड़ है। कूलर बिकते हैं? क्या बात कर रहे जी। और मैं तो कुल अभी इस साल मैंने 3.5 लाख कूलर सेल आउट। 3.5 लाख भी बहुत होते हैं, मतलब ये तो कितना 100 करोड़ के साढ़े ऊपर हो गया? नहीं? ये हमने इस साल जो टर्नओवर कंप्लीट करी थी 164 CR। काफी अच्छा नंबर है, नहीं? जी, और 2019 में तो 3.15 CR थी। तो हर्षित, आप 2019। मेरे को ये बताओ, अब देखो बड़ा कि भाई पहले तो आप ये टेस्ट वेस्ट का एक रहा, एक साइड वो आपका यूनिट। सर बिजनेस 100 करोड़ यही नहीं पहुंचा ना, जब हमने शुरुआत करी थी ये था कि 100 करोड़ हो जाएगा।
कोशिश शुरू से यही थी कि अच्छा प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर हमारा खुश रहना चाहिए। एक मार्केट में जो अभी आपको बताया, या तो बहुत हाई प्राइस का कूलर था, जो क्वालिटी भी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब, और एक लो प्राइस का कूलर था, वो तो क्वालिटी बिल्कुल ही खत्म थी। हाई प्राइस वाले से भी बेहतर क्वालिटी बनाई, और प्राइस हमने लो क्वालिटी वाला, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला प्राइस था। हम्म। और तो ये हमारी शुरू में मार्केटिंग तो माउथ टू माउथ होती रही, माउथ वर्ड। जैसे लोगों ने कूलर खरीदा नोवामेक्स का 2019 में, यार मैंने उस कंपनी का कूलर खरीदा था, तू भी खरीद, बड़ा अच्छा कूलर है। तो अच्छा। ऐसे हमारी बहुत ज्यादा सेल हुई। भाई आपने कूलर खरीदा, आपने किसी को रेफरेंस करा, अच्छा, तो ये था। तो और पहले आप शुरू में, बेचते कैसे थे मतलब? हाँ शुरू में मैं बताता हूँ, तो हमारे पास कोई कस्टमर बेस ही नहीं था, और सेल भी चाहिए थी, तो हमने एक मार्केटिंग करी कि जो लोग, आप हमारा कूलर लो, और प्राइस भी ये बहुत जेन्युइन है, अगर आपका कूलर नहीं बिकता है तो हम आपका सारा कूलर ये वापसी लेंगे सीजन के एंड में। हमने स्कीम फरवरी में, भाई आप हमारा 100 कूलर लो, और 100 कूलर सेल होती है मेनली अप्रैल मई जून में, और अगर आपका अप्रैल मई जून में 100 कूलर नहीं बिकता, हम आपके के कूलर वापसी लेंगे, और जितना इन्वेस्टमेंट आपने करा, आपको फिक्स डिपॉजिट रेट पे हम आपको उसका ब्याज देंगे। क्या बात कर रहे हो? जी, ये एक स्ट्रेटेजी। तो लोगों ने बोला यार कोई नुकसान तो है ही नहीं, कूलर रख लेते हैं, हाँ, और पैसे नहीं बिकेगा तब भी फायदा, बिकेगा तो और डबल फायदा, ब्याज तो मिल ही जाएगा। ब्याज तो मिल जाएगा। बाय गॉड ग्रेस वो अच्छा बिका, क्या वो बात कर बिक, कूलर उन्होंने लिया, तो उन्होंने कूलर की प्लेसमेंट ऐसे करी, कूलर हमारा देखने में क्वालिटी वाइज वो कस्टमर को समझ में आता था। भाई अगर कोई ब्रांडेड कूलर का, बड़े ब्रांड का कूलर रखा है, और ये नोवामेक्स का कूलर है, नोवामेक्स कूलर ज्यादा जस्टिफाई लग रहा है हमें, हमारे बजट में, क्वालिटी वाइज। और होता क्या था, अगर हमें कोई किसी को कूलर लेने जाना होता है लोकल मार्केट में, सपोज मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूँ, मुझे कूलर खरीदना है, मैं या तो होगा नहीं, मैं दिल्ली चला जाऊंगा कूलर लेने, या एमपी चला जाऊंगा गुजरात, मैं अपनी लोकल मार्केट विद इन 10 किलोमीटर जाऊंगा। सही बात। शुरुआत हमने अपने लोकल बाजार से करी, जो अपनी सराउंडिंग थी 50 किलोमीटर। ठीक पहले है। हमें अपना 50 किलोमीटर मजबूत करना था। हम्म। तो हमने उनको ये विश्वास, दुकानदार को ये बोला, भाई आपका कूलर बिग ब्रांड का आपको मार्जिन देगा 500 रुपए, क्योंकि दुकान दुकान पर भी रखा है सेम ब्रांड का कूलर, दो दुकान छोड़ के भी रखा है सेम ब्रांड का कूलर। मैं इस रोड पे, इस मोहल्ले में, इस गली में और किसी को नहीं दूंगा, उसके लिए मोनोपोली होगी, भी नोवेक्स का कूलर मेरे पास ही और कहीं मिलेगा ही। और बिग ब्रांड पे उसको मिलता था 500 रुपए, मेरे ब्रांड पे उसको मिलता था 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? 5,000 रुपए मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन पे देता था, 5100 रुपए का रिटेल में, 9,000 10,000 का। वही बड़े ब्रांड का कूलर उसी सेम कैटेगरी का होता था 14,000 16,000 का। तो जो भी लोकल में कूलर लेने आता है, सबके जान पहचान भी मोस्टली होती है, तो वो कहते हैं जी भाई आप ये कूलर ले जाओ, ये तो इस ब्रांड के कूलर की गारंटी मेरी नहीं है, कंपनी की वारंटी है, पर आप नोवेक्स का कूलर लेके, इसकी वारंटी मेरी है, आप 1 साल में भी नहीं, मुझे 2 साल में भी ला के दोगे, मैं इसकी मोटर चेंज, इसका पंप चेंज मेरी है। और वो सेटिस्फेक्शन, वो गारंटी उनको मैंने दी, मैंने कहा आप ये 2.5 साल में भी मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरा अपने प्रोडक्ट में। मेरे को अब एक चीज समझा, ये तो बड़ा ही बहुत ही बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है, पर मेरे को समझना पड़ेगा एक सेकंड। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो आप फॉर एग्जांपल आप 10,000 का बेच रहे हो प्रोडक्ट, ठीक, उसमें से आप 5,000 डीलर को दे, और तो आप बना कितने का रहे हो? मेरी कूलर की कॉस्टिंग आती थी उसकी 4200 4300, मैंने वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया 4800 4900 5000, अलग अलग 5000 ऑन एवरेज। पर मैंने मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डीलर को दिया, उसी से तो मेरे पास वापिस ऑर्डर आएंगे। और जब मेरा नया ब्रांड है, उसका प्राइस मैं 7,000 रख दूंगा, तो हो सकता है वो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर लेने में हिचकिचाए, भाई मैं क्यों लूं इस इतना प्राइस में इतना महंगा कूलर, मुझे अपना मार्जिन लो रख। अभी अभी मेरा मार्जिन ठीक है, ऑन एवरेज 10-15% है। 10-15%? पर मोटा मार्जिन तो डीलर का, डीलर बनना ज्यादा प्रॉफिटेबल पर डीलर की सेल नहीं ना, मेरी वॉल्यूम आप सोचो, अगर है। मैं 164 सीआर टर्नओवर कर रहा हूँ, मेरा मार्जिन 15% से, पर डीलर की लिमिटेशन है, डीलर की एक शॉप पे वो 1,000 कूलर बेचता है पूरे सीजन में, 1,500 बेचता है पूरे सीजन में। तो मैंने उसको ये बोला, तू 1,000 कूलर दूसरे ब्रांड के बेच, तुझे बचेंगे 5 लाख, 1,000 कूलर तू मेरे बेचेगा, तुझे बचेंगे 50 लाख। तो उसको ये चीज समझ में आई, और उसको एक्चुअल में ये प्रॉफिट, तो फिर
20,000 हमने पहले साल में कूलर 20,000 कूलर बेचे थे 2019 में। धीरे धीरे वो फिर ऐड करा, मल्टीपल प्रोडक्शन बढ़ाई हमने, डिमांड आने लगी। फिर वही माउथ टू वर्ड जब एडवर्टीजमेंट होने लगा तो लोग हमें फोन करते थे कि भाई हमें आपका कूलर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कहाँ से बोल रहे हो? लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैंने कहा लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं, कूलर चाहिए। आप कहाँ से बोल रहे हो? तेलंगाना से बोल रहा हूँ। मैंने कहा वहां तो कूलर है नहीं। तो फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैलाया, थोड़ा टीवी पे एडवर्ट और न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट बहुत दिए हमने। फिर तो हाँ हमने बताइए। करा सेल्स में भी एक दो बंदे रखे। और जब डिमांड इस तरीके की आने लगी हम पे दूर दूर से, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, हमने ई कॉमर्स पे लिस्ट कर दिया अपना 2022 में। 2022 में ई कॉमर्स पे लिस्ट करने का मोटिव ये था कि अगर मैं अपना कोई कूलर जो डीलर 10,000 का बिक रहा था, मैं उसको ऑनलाइन 14,000 का लिस्ट करूंगा, ताकि डीलर उसको 11,000 12,000 का बेच सके। 12-13,000 का बिकेगा, मैं भी अपना प्राइस पीछे से 500 700 1000 को बढ़ा। देखिए होता क्या है, जब भी कोई कस्टमर दुकान पे आता है और कोई प्रोडक्ट सर्च करता है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को कहता है जी एक फ्लिपकार्ट पे तो इतने का है, 15,500 का है, और आप मुझे 16 का कैसे दे रहे हो? 15,500 का है, मैं तो आपसे 14 का ले सकता हूँ। मैंने उस पर हाई मार्जिन रखा ई कॉमर्स पे। पर ई कॉमर्स पे वो हिट हो गया, डिमांड आने लगी काफी। ई कॉमर्स पे भी फिर नोवामेक्स बेस्ट सेलर बना। तो अभी आपका ई कॉमर्स में ज्यादा बिकता है या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ज्यादा बिकता डीलर डिस्ट्रीब्यूशन इस पे नहीं इतना मैं सेल कर पाता हूँ। एक रीजन ये है कि ई कॉमर्स पे जो सेल होती है वो अप्रैल में जून में ही होती है, 3 महीने, और उसके लिए प्रॉपर स्टॉक चाहिए। पर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को पता है कि भी सीजन में तो माल मिलता नहीं है, वो ऑफ सीजन में जनवरी फरवरी तक मेनली स्टॉक कर 50% 60%। है? तो हर्षित आप ये बताओ कि अब जैसे हमारे जो सुनने वाले हैं या जो भी हैं उनका एम्बिशन है रहता है कि उन्हें कुछ स्टार्ट करना है, उन्हें कोई बिजनेस करना है। तो वो ढूंढते हैं आइडियाज उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपसे अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने जब ढूंढा कि कूलर बेचना है फॉर एग्जाम्पल, पहला तो ये आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? क्योंकि इतने हमारे पास लोगों के क्वेश्चन, स्टार्ट किधर से करना है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? सब पे बहुत सारे कूलर का आइडिया आया इस तरीके से था कि मेरे अंकल का आयरन कूलर बनाने का काम है पिछले 30-35 साल से, लोहे के कूलर जो टिपिकली बोलते हैं। मैं उनका बिजनेस टाइम टू टाइम थोड़ा डिक्लाइन होता, और रीजन देख रहा था डिक्लाइन हो क्यों। अगर उनकी सेल 15,000 आयरन कूलर की थी, उनकी सेल फिर अगले साल 14,000 कूलर की, फिर 13,000 कूलर की रहेगी। तो मैं उसका इसके पीछे स्टडी करी थी, रीजन क्या है। तो रीजन पता लगा कि भाई प्लास्टिक कूलर की सेल धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि प्लास्टिक कूलर पोर्टेबल कूलर है। लोहे का कूलर आपने एक जगह लगा दिया, इजिली मूवेबल नहीं है। वो जो प्लस छोटे वाले होते हैं वो भी आप हाँ, कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी, लोहे के कूलर जो आप घर में लगा देते हो पहले, पुराने जमाने के। पुराने जमाने वाले, उनका वो वाला काम था। तो उसका पीछे ये भी था कि लोहे के कूलर जंग खा जाते हैं 2 साल में। प्लास्टिक कूलर में वो नहीं था, जंग नहीं खाने की प्रॉब्लम थी। थोड़ा करंट का इशू था लोहे के कूलर में। और एक जगह आपने प्लेस कर दिया और आपको सपोज दूसरे कमरे में कूलर लेके जाना है, तो आप इतना भारी कूलर होता था वो आप लेके नहीं जा सकते। सही बात है। तो दोबारा रीडिफाइन, तो ये एक आइडिया था पीछे। तो शुरू में हमने ये नहीं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। समझने के लिए मैंने पहले 2 साल ट्रेडिंग करी 2017 से, बाजार से लिया कूलर, दिया डीलरों को, समझने की कोशिश करी कि कस्टमर को चाहिए क्या, हम्म। डीलर की डिमांड क्या है, कस्टमर को चाहिए क्या, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। तभी हमको ये गैप समझ में आया कि ये गैप है। सब लोग जो भी काम कर रहे थे अभी तक वो सेम कैटेगरी में कर रहे थे कूलर, कोई इनोवेशन नहीं। बस कूलर की बॉडी बनाई, मोटर फिट करा, पंप फिट करा, बनाया कूलर, बेच दिया। उनके लिए बस कूलर का मतलब ये था। तो कूलर में भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, प्रॉपर R&D होती है। आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना। ये बताया ना आपने की पॉइंट, आपने 2 साल ट्रेडिंग करी है। 2 साल पहले ट्रेडिंग करी थी। भाई चाहिए क्या कस्टमर को, मैं कूलर बना बना दूं, और मेरा कूलर बनाया हुआ पसंद ना आए कस्टमर को, पहले मुझे। और जो फिर बात आती है जब आपने रिक्वायरमेंट समझ ली, फिर आपको लगानी फैक्ट्री, तो उसका कैपिटल आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया? कैपिटल तो वैसे
कुछ बैंक से लोन लिया था, कुछ पर्सनल कैपिटल भी, कैपिटल बहुत कम लगी थी। जैसा हमने शुरू में मशीनरी मेन चाहिए होती है, हमने आउटसोर्स काम कराया, हमने अपना टूल बनवाया, आउटसोर्स से काम करवाया, मतलब जिन पे मशीनें थी वहां से हमने अपना मोल्डिंग कराई, और मोल्डिंग करा के फिर हमने असेंबली। अच्छा, सही फिर बात जब है। धीरे धीरे हम पे कैपिटल होने, एक दो मॉडल बनाए थे, तो दो मॉडल जब वो अच्छी तरह उनका रिटर्न आया, बेका मार्केट ने एक्सेप्ट करा, फिर नई हमने इनोवेशन और करी प्रोडक्ट में, थोड़ा और लोन लिया, हमें समझ में आया कि भाई हमारा और ये मशीनें कहाँ से आती हैं? टिपिकली इंडिया की होती हैं या नो, आप ये ताइवान, चाइना, ताइवान? जापान। अच्छा, तो ये तो हो गया जी बिजनेस। आप थोड़ा बात करते हैं शारदा के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा, और फिर आपने पेपर देने का मन बनाया नहीं बनाया, मतलब वो तो आपने बताया। शारदा में तो पहले था क्या ना, जब मेरी 12th हुई थी, रिजल्ट आया, तो मैंने जल्दी जल्दी कॉलेज जाने की खुशी, तो मैंने लोकल कॉलेज में GNIUT कॉलेज था, वहाँ पे एडमिशन ले आया, पापा से पैसे लिए 61,000 रुपए की। मैं पूरे साल की फीस एक बार में जमा कर गया उसे। अब मैं जब पहले दिन कॉलेज गया, मुझे वहां का क्राउड समझ नहीं आया, तो फिर मुझे लगा कि भाई मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, पढ़ना ही नहीं। क्यों, क्राउड में क्या हुआ? थोड़ा क्राउड देसी सा ज्यादा आ गया वहां पे। अच्छा। हाँ, तो और टीचर्स भी, तो लैंग्वेज भी ऐसी थी मस्ती वाली, पढ़ाई नहीं थी कुछ ऐसा, तो पढ़ाई का माहौल नहीं लगा मुझे वहाँ का ना, कॉलेज का मस्ती वाला माहौल भी नहीं लगा, देसी वाला माहौल लगा, मतलब कोई उसमें। किधर था ये? ये एटनोडा में ही था, ग्रेट। कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने से कोई वो रो नहीं, रोक टोक, अपना मस्ती चल रही थी, तो मुझे वो समझ नहीं आया कॉलेज, तो मैंने वो कॉलेज नहीं आया, तो नेक्स्ट एडमिशन लेने के लिए क्लोज, सब कॉलेजों की एडमिशन लास्ट डेट क्लोज हो चुकी थी, फिर मेरा एक साल वो ड्रॉप आउट हुआ, तो फिर मैंने 2016 में एडमिशन, 2016 में जब शारदा में मैं गया, शारदा कॉलेज ठीक लगा मुझे, क्राउड भी सही था वहाँ, बच्चे भी बाहर से भी काफी थे, टीचर्स भी वहाँ के ठीक लगे, और कैंपस भी ठीक लगा, उस कॉलेज का कैंपस भी। शुरू में एक साल तो अच्छा गया, अटेंडेंस भी 70 जाती थी, फिर अगले साल अटेंडेंस रहेगी मेरी 60-65, पर कॉलेज वालों ने कुछ नहीं बोला, पेपर देने दिए। तीसरे साल अटेंडेंस रहेगी मेरी 25%, वो बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, तो उन्होंने फिर 9 सब्जेक्ट्स होते थे, 9 में से 6 में मुझे डिवाइड कर दिया, 3 हालांकि मैंने दिए, फिर मैंने पता करा पेपर कैसे, उन्होंने बड़ा लेंथी प्रोसीजर बता दिया, वो हिम्मत नहीं हुई उस प्रोसीजर को फॉलो करने की, तो मैं फिर कॉलेज कभी अब तो 25% में उन्होंने दी दे। नहीं देना, फिर बिजनेस में मैं उस दिन के बाद फिर नहीं, अब बिल्कुल मन नहीं है। अब नहीं है। पर जैसे अब कई लोग कहते हैं भाई आपको कॉलेज में कुछ ऐसी चीज फायदे मिले जो आपको बिजनेस में, या मतलब इसको कैसे आप देखोगे कि भाई कॉलेज का कोई बेनिफिट लगा आपको बिजनेस? बेनिफिट तो होता ही है, आप अगर कॉलेज जाते हो, स्टडीज करते हो हायर लेवल की, बेनिफिट तो होता ही है। ऐसा नहीं होता कि आप कॉलेज जा रहे हो अपने, मैंने इंटरनेशनल बिजनेस में कोर्स करा था, बेनिफिट तो होता ही है। पढ़े जब आप पढ़ लेते हो, आपको चीजें सिखाई जाती है ना, तो आप उसको एग्जीक्यूट भी करते हो, थोड़ा आपको चीजें समझ में आती हैं कि आप बेहतर और कैसे कर सकते हो चीजों को। मैं भी जब, तो अभी आपने कैसे सीखा फिर बिजनेस में? जैसे कहा कि भाई अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको समझ थोड़ा आ जाता है, फिर आप एग्जीक्यूट मुझे करते हो, मुझे फिर तो 160 भी कैसे किया अगर वो एक्सपीरियंस नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, आप ये नहीं कि आप ड्रॉप आउट हो या आपने नहीं पढ़ा तो आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, नहीं, पढ़ाई आप करोगे तो और अच्छा कर सकते हो, मेरा ये है उसमें बिलीव। अब 160 का हमारी जर्नी ऐसे थी, मैंने मार्केटिंग, ब्रांड, हमने प्लेसमेंट बहुत करी ब्रांडिंग पे। 2 साल पहले होम सर्विस बहुत कम ब्रांड देते हैं कूलर में, अच्छा। लेकिन कस्टमर बार बार परेशान करता है, भाई मेरा पानी नहीं आ रहा कूलर में, कूलर चॉक हो गया, या कूलर का व्हील काम नहीं कर रहा, नॉब टूट गई, तो हमने होम सर्विस अपने क्वालिटी के भरोसे पे दी थी, कि हमें विश्वास था अपनी क्वालिटी पे, तो जैसी होम सर्विस दी, कूलर की सेल बूम हो गई, कस्टमर को लगा टीवी पे भी ऐड है, होम सर्विस भी, और क्या ही चाहिए कूलर में, वो सेल अच्छी होने लगी। फिर 160 का रीजन ये था कि हम 2021 में हमने कमर्शियल कूलर सीरीज लॉन्च करी। वो क्या चीज? कमर्शियल कूलर ना, जैसे सिंगल पैड कूलर हमने लॉन्च करा,
उसमें एयर थ्रो बहुत ज्यादा होती है, जो नॉर्मल कूलर होते हैं उनसे 5 गुना एयर थ्रो। तो जब हमने वो कूलर लॉन्च करा, उसने पूरी कूलर इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, नोवामेक्स को नोवामेक्स बना दिया, और पूरा मार्केट सिनारियो उसने चेंज कर दिया। तो जो हमने 2021 में पहला मॉडल हम लाए थे, रैम्बो कूलर रैम्बो, तो वो इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है राइट नाउ, पिछले 3 साल से। और उसने पूरी मार्केट इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। जो पहले नॉर्मल कूलर बिकते थे, अब सभी लोग उस कैटेगरी में आने लगे, कमर्शियल कूलर। हर्षित, ये आपका जो जो नाम है नोवामैक्स, इसका कोई वो है कि आपने कैसे लेके आए? नाम की भी कई स्टोरी बहुत होती है, आप पे भी कोई स्टोरी है इसमें कुछ कि भैया सोच रहे थे डाल दो ऐसी? बिजनेस फंडे आपके बहुत क्लियर हैं। इंस्टा कूल भी हमने बहुत सारे नाम रखे थे, 2 दिन 3 दिन नाम सोचे थे, सारे कम से कम 100 से ज्यादा नाम सोचे थे। पर वो भी उसके ऊपर भी एक कहानी है। मुझे नोवामैक्स पसंद आया, पर नोवामैक्स ऑलरेडी था किसी का, मुझे पर दिमाग में ये लगा यार कंपनी भी बनानी है, शुरू नाम सोचना भी जल्दी है, और नोवामैक्स मुझे ये करना है। तो नोवामैक्स जब नाम समझ में आया, तो ऑलरेडी किसी बेंगलोर में किसी के नाम रजिस्टर्ड था ये नोवामैक्स। मैंने ट्रेडमार्क, मैंने उनको कॉल लगाई, मुझे नोवामैक्स ब्रांड चाहिए। तो उन्होंने बोला जी आप, मैं तो ये काम करता हूँ, मैं तो नहीं दूंगा इसको, जो भी इसका पैसा डिमांड करता हूँ मैं इसका दूंगा, आप बोलो। तो उन्होंने बोला जी मैं तो इसका 1 लाख रुपए पर कैटेगरी डिमांड करता हूँ। मैंने कहा आप दे दो मुझे 5 कैटेगरी में उनका। तो मैंने उनको फिर ब्रांड तुरंत खरीदा और अपने नाम पे ट्रांसफर कराया, और फिर मैंने नोवामेक्स में शुरू। पर मुझे नोवामेक्स में, नहीं सुनने में। जी सुनने में दम, जब तक आप खुद को नहीं लगे सुनने में दम है, आप तूफान रख लो कूलर का नाम भाई, एयर क्या फील। भाई ये भी था कि अगर नोवामेक्स में अदर अप्लायंसेस लाते हैं, टीवी लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, तो एक कूलर से रिलेटेड ही नहीं होना चाहिए नाम। और आपको कैटेगरी। मल्टीपल होम अप्लायंसेस लाने हैं, तो आपको नोवामेक्स से पर्टिकुलर ब्रांड नेम होना चाहिए, जो आप कोई भी कैटेगरी उसमें ला सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट ला सकते हो। ये था पॉइंट है, पॉइंट। तो अभी आपका प्लान है मतलब अब और भी ब्रांड अब लॉन्च करने को? और प्लान। क्या आप लॉन्च कर रहे हो? हमें वॉशिंग मशीन, क्या बात है! अब वॉशिंग मशीन थोड़ा मुश्किल काम नहीं है बनाने में? मतलब कूलर तो मेरे को समझ आया थोड़ा सा। नहीं अब इसके पीछे भी वही, जैसे कूलर में R&D करी थी, पूरी R&D करी है, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसा अच्छा, सिस्टम वही। वॉशिंग मशीन में भी मोटर लगती है 2 मोटर, इसमें भी 2 मोटर लगती है। असेंबली लाइन भी है उसके लिए भी, इसके लिए भी असेंबली लाइन वही है। इसमें भी मोल्डिंग प्रोडक्ट है, मशीन हमारे पास है मोल्डिंग, तो सेम। मतलब हमारे लिए इजी है। जैसे अगर कोई कंपनी आईफोन या फोन बना रही है, और वो सोचे कल को उसको लैपटॉप बनाना है, तो उसके लिए सेम सा हो जाता है ना। ऐसे ही सेम है, अगर हम कोई एसी रेफ्रिजरेशन बोले वो डिफिकल्ट हो जाएगा, टीवी बोले वो डिफिकल्ट हो जाएगा। वॉशिंग मशीन हमारी लाइन से ही। प्लस एक रीजन ये है कि कूलर 6 महीने, सपोज सेल हो जाती है उसकी जनवरी फरवरी से जून जुलाई तक, बाकी 6 महीने हमारे पास सेल नहीं होती प्रोडक्ट, और हमारा कस्टमर अटैचमेंट छूट जाता है एक तरीके से। तो वॉशिंग मशीन 12 महीने भी कस्टमर अटैचमेंट बना रहा है। पहले तो आप हर्षित मेरे को ये बताओ, ये जो आपका इतना बिजनेस क्लैरिटी और वो है कस्टमर अटैचमेंट, सर ये टाइम टू टाइम से, मेरे ख्याल से टाइम, जब आप मार्केटिंग कर, आप डील करते हो, बाजार में जाते हो, टाइम टू टाइम लेती है। शुरू में भी जब मुझे ये सारी चीजें पता होती, 2024 थोड़ी ना लगती है 100, 2020-21 में हो चुकी है, तो टाइम लगता है सीखने में, सीख ही रहे हैं अभी भी प्रोडक्ट को और कैसे बेहतर बनाना है, मार्केटिंग और कैसे बेहतर करनी है। और फिर अब जब आप ये अब एक्सपेंशन जैसे आप सोच रहे हो, अब नई कैटेगरी लेके आ रहे हो, तो मार्केट में एक जो ट्रेंड है कि भाई आपने बाहर के लोगों से कैपिटल। सर वो प्लान नहीं है वो, मैंने, मेरे पास स्टार्टअप्स, ये इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आए काफी। अब थोड़े दिन पहले भी इन्वेस्टर आए थे नोएडा से, तो उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट मेरे सामने ऑफर रखी। थोड़ा बताओ कितना रखा, क्या रखा थोड़ा। उन्होंने मुझसे बोला कि हम आपको आपकी 15% के बदले, ओह। तो हम इसको आप, और एक नया प्रोडक्ट इसमें लॉन्च करते हैं। पर मुझे ये शुरू से ही समझ नहीं आया ये वाला सारा फंडा इन्वेस्टमेंट का, वैल्यूएशन का। बिल्कुल अब अभी तो शायद अब तो हमें जरूरत भी नहीं है,
पर शुरू में ही जब इतनी जरूरत थी जब ही हमने नहीं ली मशीनें। हम शुरू में भी लगा सकते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं थी इसलिए नहीं लगाई। तो शुरू में 2000 इतनी टर्नओवर चाहिए और इतना मुझे एग्जिट चाहिए, इतना आप पैसा बनाओ, इतनी टर्नओवर आप करो, इतना मार्जिन आप लेके आओ, ये एबिटा करो। तो मुझे उसको बिल्कुल भी कुछ इन्वेस्टमेंट लेके और उनको रिटर्न देना उसमें और होता क्या है ना, वैल्यूएशन में आप पैसा लो, फिर वो फिर दोबारा पैसा लो और वैल्यूएशन बढ़ाओ, दोबारा पैसा लो और वैल्यूएशन बढ़ाओ। तो हमें उतनी वैल्यूएशन की, उतनी कैपिटल की नीड भी नहीं है ना। वो जो पैसा की जरूरत होती है वो एग्रीगेट सर्विसेज ज्यादा, जो आप सॉफ्टवेयर कंपनीज आप कह लो, उनमें ज्यादा आपका पैसा लगता है कस्टमर एक्वायर करने। एक्वायर करने। उसमें पैसा आपका कैश बर्न बहुत होता है, हमारे बिजनेस में कैश बर्न इतना होता नहीं, तो आप प्रॉफिटेबल हो प्रॉफिटेबल है। तो मतलब जो आपको ऑफर मिली है ऑलमोस्ट 1300-1400 करोड़ की वैल्यू लगा रहे थे जी। वो आप लोगों की, ऑलमोस्ट यही नंबर बनेगा। पर ये भी बड़ा यूनिक है, डेफिनेटली की क्लैरिटी होना, प्रॉफिटेबिलिटी। मैंने एक देखा भी है कि कम से कम इतने स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट जो जो स्टार्टअप सो कॉल्ड स्टार्टअप आजकल हो रहे हैं 90% तो फेल ही हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा है। आपने इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स, हम इतनी वैल्यूएशन पे गए, $15 बिलियन, $20 बिलियन, और एकदम से जीरो हो गए। कितने सारे स्टार्टअप्स फेल हुए। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें डूब ही रहा है। हम इन्वेस्टमेंट हाँ, इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट का मन है। मुझ पे मेरे लिंक्डइन पे आते भी रहते हैं कि, पर मुझे कोई समझ में ऐसा आया नहीं है। अब इन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट लेके ना बिजनेस 10x आपका ओवर आपकी। अब आप सोचो, मैंने 2019 में करोड़ से अब 164 करोड़ हो गया, 50x हो गया। तो 164 से अगर मैं 10x भी जाऊंगा तब वो इतना मुश्किल नहीं है। 3 करोड़ से 164 करोड़ बहुत मुश्किल था, वो बहुत यस, ज्यादा मुश्किल था। पर 164 करोड़ से 1500 करोड़ मुश्किल नहीं। ये बात है। और ना मुझे उतनी उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मैं धीरे धीरे कर लूंगा, मेरे पास है। और इन्वेस्टमेंट की तो आईपीओ का क्या प्लान है फिर? आप तो रेडी हो आईपीओ? सर रेडी है। इन्वेस्टमेंट में मन है कि अगर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बिल्कुल करेंगे सर। टाइम तो मेरा मेन जो है ना स्पिरिचुअल, मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। तो मेरा एक बहुत ज्यादा समय स्पिरिचुअल की तरफ जाता है, और मेरी बहुत ज्यादा रुचि बिजनेस से भी ज्यादा रुचि स्पिरिचुअल साइड है। कुछ आप बताएं हमें, क्या आपकी, आपको क्या है, किस चीज में आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, या आपने मेरी लर्निंग तो अभी तो मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस ही सीख कर रहा हूँ। मतलब स्पिरिचुअल की आप अच्छा इंसान और आप कैसे बन सकते हो, एक समाज को आप अच्छा कैसे अपने से बना। मेरी फेवरेट बुक है मीराबाई है। मैंने भाई? मीराबाई के बारे में बहुत पढ़ा है, और कबीर साहब के बारे में पूरी पढ़ी है। संत तो ये स्पिरिचुअलिटी आपके फैमिली से है या? स्पिरिचुअलिटी मेरा ऐसा मानना है कि ये आपको खुद से ही होती है। आपके ना अंदर एक एहसास खालीपन सा होता है कि भाई आपको फिर वो ढूंढना होता है क्यों है। जो भी आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अंदर से कुछ ना कुछ खालीपन रहता है कि भाई आज मैं सब कुछ हो तो जहां भी। पर, पर ये अच्छा, बहुत आपका अच्छा पॉइंट है, बिकॉज काफी लोग, जैसे हमने बात पहले, स्टार्टअप आए हैं, बिजनेस बहुत सारे आए हैं, लोगों ने वही कहा है कि भाई हमने 100 करोड़ कर लिए, 1000 कर लिए, पर ऐसा कुछ बदला नहीं मेरे लिए। ऐसे बहुत सारे लोग आए। ये क्वेश्चन तो है कि भाई इसका आंसर क्या है, वो आपको अंदर से ही ढूंढना पड़ेगा क्या है, बट ये इंटरेस्टिंग है, मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं है। मेरा मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप ना लोगों के लिए पैसा बनाओ या फिर लोगों का पैसा बचाओ। कुछ ऐसा करो कि आप, मैंने कूलर बना के भी पैसा बचाओ या उनके लिए पैसा बनाओ, ऐसा बिजनेस तो चलेगा। और आजकल ना ई कॉमर्स का ट्रेंड है। ई कॉमर्स बहुत चल रहा है। मुझे भी जब मैंने कूलर ई कॉमर्स लिस्ट करा था, मुझे नहीं पता था कि इतना हिट होगा। कुछ ई कॉमर्स पे ला सकते हैं जो पहले से नहीं है, कोई ऐसा ब्रांड ला सकते हैं जो ई कॉमर्स पे पहले से नहीं है। मैंने नोवामेक्स में लाया ई कॉमर्स पे, पहले से नहीं था। कि अपना एक ऐसा ब्रांड आप क्रिएट करो जो बहुत सारे आइडियाज हैं। बताता हूँ, एक मेरे दोस्त ने बीज, फूल होते हैं फूल, हाँ हाँ।
तो उसने फूल के बीज लिए दिल्ली से। और दिल्ली खारी बावली आपने सुना होगा, बाजार, सदर बाजार, यहाँ मिलता है। तो उसका वो बीज का पैकेट आता है 25-30 रुपए का। उसने 45 अलग अलग फूलों के बीज लिए और एक छोटे से पैकेट में डाल। अब भाई लोगों को, अब मुझे अपने घर में फूल लगाना, फ्लैट्स में भी 2-4 गमले लगा ही लेते हैं, अपने घर में भी दो, हर हर घर में 2-3 गमले और फूल लगाते हैं लोग। तो उन्हें फूल का ले कहाँ से, भाई बीज कहाँ से लाए फूल का, या 10 तरीके के फूल। तो ना फूल ऑनलाइन बेचने, फूल का पैकेट उसने लिस्ट करा 25-30 रुपए का, था उसने 200 रुपए का ऑनलाइन लिस्ट कर दिया फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। और आप विश्वास नहीं करोगे, महीने का वो 20,000 पैकेट पे, 20,000 पैकेट है भी कुछ भी नहीं इतने बड़े हिंदुस्तान में। क्या ही हाँ है 20,000 पैकेट, कुछ भी नहीं है। और है होने को उसने एक ऐसा नया प्रोडक्ट बोला, बिकते भी 20,000 बीच में। उसने अब वो महीने की टर्नओवर 200 रुपए से आप 40 लाख रुपए का वो व्यापार कर रहा है महीने। और मार्जिन मार्जिन पूरा नहीं है ऐसा, आपकी प्लेटफॉर्म फीस कटती है, कमीशन कट, तो इन हैंड जो उसको आता है 110 115 रुपया 50% के तो ऊपर ही है मतलब 40 लाख। आप ये मानो 50 रुपए भी बच रहे हैं तो उसको महीने का 10 लाख रुपए बच। तो आपको नया आइडिया ढूंढना पड़ेगा, भेड़ चाल, कुछ नया। और जो ऐसा सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या जरूरत है मेरे घर में, और मैं कहाँ से लूं, कहाँ से मिलेगा, और क्या नहीं है, कहाँ क्यों नहीं मिल रहा मुझे। मुझे फूल का पैकेट अपने घर में, मुझे फूल लगाना था, मुझे फूल नहीं मिल रहा बाजार में, कहाँ लोकल में आप। अगर ई कॉमर्स का फ्यूचर है, इंटरनेट है सबसे बड़ी बात जो है। और ऑफलाइन तो धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है। क्विक कॉमर्स भी अब तो क्विक, हाँ वो तो तबाही है। जी। तो आपको कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो ट्रेंडिंग हो, जो नया हो, या जो चलेगा, या सर करने वाला होना चाहिए। हिंदुस्तान में अपना मिट्टी भी पैक करके बेच दो ना, उसके ऊपर लेबलिंग अच्छी करके, गेट नोड़ा की मिट्टी है, इस मिट्टी को आप लगाओगे तो तुरंत जो आपका फूल 10 दिन में होगा 2 दिन में हो जाएगा। ब्रांडिंग आनी चाहिए आप, तो वो भी बिकेगा। हिंदू सब कुछ बिकता है, बेचने वाला होना चाहिए। एक क्विक कॉमर्स में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो क्विक कॉमर्स में आपका प्लान है कूलर लगाने का? आजकल तो पता नहीं आईफोन आ गया है क्विक कॉमर्स में, भाई 10 मिनट में आप आईफोन ले लोगे। हाँ, सब कुछ आ गया है। कूलर भी अगर क्विक कॉमर्स वाले करेंगे तो बिल्कुल सब चाहेंगे कूलर भी। पर कूलर एक ऐसा बड़ा प्रोडक्ट है, हैवी प्रोडक्ट है, उसके लिए स्टोरेज में जगह चाहिए। क्विक कॉमर्स में क्या आपका प्रोडक्ट वो चलता है जो स्टोरेज कम। मेरा वेयर हाउस है और उसमें मैं 100 प्रोडक्ट लगा सकता हूँ, 2-2 हजार। पर कूलर में उसमें 1,000 भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है क्विक कॉमर्स शायद टाइम ले कूलर को लाने में, और लाएंगे क्विक कॉमर्स तो हम बिल्कुल करेंगे। ये मेरा शायद सबसे फेवरेट रहेगा। ये जो एग्जीक्यूशन थी, मतलब बहुत बहुत इम्प्रेसिव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।